पैसा बना हथियार, यूरोप का बड़ा दाव, रूस पर सीधा वार, यूरोप ने चाल चली है, पैसा हथियार बना है और निशाने पर है रूस। यूक्रेन युद्ध अब मैदान से निकलकर बैंकों और खजाने तक पहुंच चुका है। बिना ब्याज के अरबों डॉलर देने की तैयारी, फ्रीज संपत्ति पर नजर और पुतिन पर दबाव बढ़ाने की राजनीति। आज की ये खबर सिर्फ मदद की नहीं है, बल्कि एक बड़ी सियासी जंग की शुरुआत का संकेत है। 105 अरब डॉलर का सवाल, 210 अरब डॉलर की संपत्तियां और लूट का आरोप। यूरोप के फैसले से कीव में खुशी है, मॉस्को में गुस्सा, पर्दे के पीछे कानून, डर और ताकत की लड़ाई चल रही है। सवाल एक ही है, क्या ये कर्ज यूक्रेन को बचाएगा या दुनिया को एक और खतरनाक मोड़ पर ले जाएगा? नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। दुनिया की सियासत में आज एक ऐसा आर्थिक फैसला सामने आया है जिसने यूक्रेन युद्ध को एक बार फिर ग्लोबल चर्चा के केंद्र में ला दिया है। यूरोप और रूस के बीच पहले से जारी टकराव अब सिर्फ हथियार या मोर्चे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे पैसे, संपत्तियों और कानून की जंग में तब्दील होता नजर आ रहा है। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को बिना ब्याज का 105 अरब डॉलर का कर्ज देने की तैयारी कर ली है। ये रकम सिर्फ आर्थिक मदद नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बढ़ाने की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। यूरोप का ये कदम जितना बड़ा है, उतनी ही तीखी प्रतिक्रिया मॉस्को से भी सामने आई है, जहां पुतिन ने इसे खुली लूट करार दिया है और चेतावनी दी है कि इसके गंभीर नतीजे होंगे। बिल्कुल, दरअसल यूरोपीय देशों ने मिलकर यूक्रेन को 90 अरब यूरो यानी करीब 105 अरब डॉलर का कर्ज देने पर सहमति जताई है। खास बात यह है कि ये कर्ज पूरी तरह से बिना ब्याज होगा और इसे अगले 2 वर्षों यानी कि 2026 और 2027 के लिए दिया जाएगा। यूक्रेन युद्ध की वजह से वहां की अर्थव्यवस्था लगभग चरमरा चुकी है। लगातार सैन्य खर्च, बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान और सरकारी कामकाज चलाने के लिए कीव को बड़ी रकम की जरूरत है। यूरोपीय संघ का कहना है कि ये कर्ज यूक्रेन को आर्थिक रूप से स्थिर रखने और आने वाले वर्षों के लिए वित्तीय सुरक्षा देने के मकसद से दिया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे छिपा बड़ा संदेश रूस तक साफ साफ पहुंचाने की कोशिश भी मानी जा रही है। यूरोपीय संघ के इस फैसले का टाइमिंग भी बेहद अहम है। यूक्रेन युद्ध को अब लंबा वक्त हो चुका है और जंग के मैदान में हालात उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं। पश्चिमी देशों की सैन्य मदद के बावजूद यूक्रेन पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यूरोप ने यह साफ कर दिया है कि वह यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेगा। ये कर्ज यूक्रेन को सिर्फ आज की जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की योजनाओं और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की तैयारी के लिए भी सहायता देगा। यूरोपीय नेताओं का मानना है कि अगर यूक्रेन की अर्थव्यवस्था टूट गई तो सैन्य मदद का असर भी सीमित हो जाएगा। हालांकि इस बड़े फैसले के बावजूद यूरोपीय संघ के भीतर सब कुछ एक सुर में नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है कि आखिर इस बिना ब्याज वाले कर्ज की भरपाई कैसे होगी। कई यूरोपीय देशों का मानना है कि इसके लिए यूरोप में फ्रीज की गई रूस की संपत्तियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यूरोपीय देशों ने रूस की अरबों डॉलर की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया था। अनुमान के मुताबिक यूरोप में रूस की करीब 210 अरब डॉलर की संपत्ति जमी हुई है। यही संपत्तियां अब इस पूरी बहस का केंद्र बन गई हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने इस पूरे मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि यूनियन इस लोन को चुकाने के लिए फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के इस्तेमाल का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि इस पर सभी सदस्य देशों के बीच अभी पूरी सहमति नहीं बनी है। कुछ देशों को डर है कि अगर रूस की संपत्तियों का सीधा इस्तेमाल किया गया तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ माना जा सकता है। इससे भविष्य में यूरोपीय वित्तीय व्यवस्था और निवेश के माहौल पर भी सवाल उठ सकते हैं।
बिल्कुल, इस पूरे मामले में बेल्जियम की भूमिका सबसे ज्यादा अहम मानी जा रही है। वजह यह है कि यूरोपीय संघ में रूस के करीब 88% फ्रीज फंड बेल्जियम में ही मौजूद है। यानी रूस की जमी हुई संपत्तियों की चाबी काफी हद तक बेल्जियम के हाथों में है। समिट के दौरान कई नेता इस पक्ष में थे कि रूस की 210 अरब डॉलर की संपत्तियों में से कुछ का इस्तेमाल कर यूक्रेन को कर्ज दिया जाए, लेकिन बेल्जियम ने इस पर सख्त शर्त रख दी। बेल्जियम का कहना है कि अगर भविष्य में रूस किसी कानूनी लड़ाई में नुकसान का दावा जीत जाता है तो उसे दूसरे सदस्य देशों से असीमित बजट गारंटी मिलनी चाहिए। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने इस योजना को लेकर खुलकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मुआवजे के तौर पर कर्ज देना कोई अच्छा विचार नहीं है। उनके मुताबिक इस योजना में कई कानून और तकनीकी कमियां हैं। बाडी वेवर ने साफ कहा कि जैसे ही इन कमियों को दूर करने की कोशिश की जाती है, पूरी योजना ही बिखरने लगती है और यही वजह है कि यूरोपीय संघ के भीतर इस मुद्दे पर गहरी असहमति देखने को मिली। हालांकि यूक्रेन को कर्ज देने के फैसले पर अंततः सहमति बन गई। यूरोपीय संघ के इस फैसले से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बेहद उत्साहित नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि ये समझौता एक अहम समर्थन है जो यूक्रेन को सच में मजबूत करता है। ज़ेलेंस्की ने लिखा कि ये बेहद जरूरी है कि रूस की परिसंपत्तियां फ्रीज कर दी गई, यानी कि फ्रीज बनी रही और यूक्रेन को आने वाले वर्षों के लिए वित्तीय सुरक्षा की गारंटी मिले। उनके मुताबिक ये मदद यूक्रेन को न सिर्फ युद्ध के दौरान बल्कि भविष्य में देश के पुनर्निर्माण के लिए भी तैयार करेगी। ज़ेलेंस्की लंबे समय से पश्चिमी देशों में ये मांग करते आ रहे हैं कि रूस की जमी हुई संपत्तियों का इस्तेमाल यूक्रेन के लिए किया जाए। उनका तर्क साफ है कि जिस देश ने युद्ध शुरू किया, जिसने यूक्रेन को तबाह किया, उसी की संपत्ति से नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। लेकिन यूरोपीय देशों के सामने कानून जटिलताएं और राजनीतिक जोखिम आड़े आ रहे हैं। यही वजह है कि अब तक रूस की संपत्तियों को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका है। और उधर रूस ने यूरोपीय संघ के इस पूरे कदम पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को दिए जाने वाले इस कर्ज और फ्रीज संपत्तियों के संभावित इस्तेमाल को खुली लूट बताया है। पुतिन का कहना है कि यूरोपीय नेता खुद इस बात से डरे हुए हैं कि अगर वो इस रास्ते पर चलते हैं तो इसके नतीजे उनके लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि ये कदम अंतर्राष्ट्रीय भरोसे को तोड़ने वाला होगा। पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा कोई फैसला पास हो जाता है तो यूरोपीय संस्थानों और उनकी वित्तीय प्रणाली पर लोगों का भरोसा कम हो जाएगा। उन्होंने इसे एक खतरनाक मिसाल बताया और कहा कि आज अगर रूस की संपत्तियों के साथ ऐसा किया गया तो कल किसी और देश या समूह के खिलाफ भी इसी तरह का कदम उठाया जा सकता है। पुतिन के मुताबिक ये पूरी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को अस्थिर कर सकता है। रूसी राष्ट्रपति ने दो टूक कहा कि चाहे यूरोप कुछ भी कर ले, देर सवेर उन्हें वो सब वापस करना ही होगा। पुतिन ने ये भी साफ कर दिया है कि रूस अपने हितों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने कहा कि मॉस्को ऐसा अधिकार क्षेत्र तलाशेगा जो राजनीतिक दबाव से मुक्त हो, ताकि वो अपने दावे मजबूती से पेश कर सके। रूस का मानना है कि उसकी फ्रीज की गई संपत्तियों का इस्तेमाल करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन होगा। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ रणभूमि तक सीमित नहीं रहा। ये लड़ाई अब बैंकों, अदालतों, संपत्तियों और कूटनीति की गलियारों में लड़ी जा रही है। यूरोपीय संघ का यूक्रेन को बिना ब्याज के कर्ज देने का फैसला एक तरफ, तो दूसरी तरफ रूस की चेतावनी और संभावित कानून जंग आने वाले समय में वैश्विक राजनीति को और ज्यादा उलझा सकती है। अब सवाल यही है कि क्या यूरोप रूस की संपत्तियों का इस्तेमाल करने का साहस जुटा पाएगा या कानूनी डर के चलते वो पीछे हट जाएगा। वहीं रूस भी साफ कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में आर्थिक जंग और तेज होने के आसार हैं। यूक्रेन को मिलने वाला ये कर्ज सिर्फ मदद नहीं बल्कि एक संदेश है, एक ऐसा संदेश जिसने दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच टकराव को और गहरा कर दिया है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। क्या ये युद्ध रुकेगा रूस यूक्रेन का? क्या इस पर पूर्ण विराम लगेगा या फिर ये युद्ध
ऐसे ही चलता रहेगा? क्या ट्रंप की मध्यस्थता इसमें कुछ कर पाएगी या फिर नहीं? लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।